अब आ जाते हैं पॉइंट पे। देखो क्लास, पॉइंट नंबर बी, शब्द है आपके क्या, पुनर्जागरण। पहले तो इसको समझते हैं, जागरण कैसे होती है। अंग्रेजी में कहते हैं इसको क्या, रिनेशन। तो जागरण का मतलब क्या होता है तुम्हारे यहाँ पे होते हैं। अब बात करते हैं पुनर्जागरण का अर्थ क्या है। देखिए, पुनर्जागरण का मतलब क्या होता है सीधा सा, कि पहले तो परिभाषा समझो, फिर क्या परिवर्तन थे तो वो परिवर्तन समझो। समझना इसको बहुत महत्वपूर्ण है, सबका ध्यान यहां होना चाहिए। परिभाषा पुनर्जागरण की ये हो जाती है कि देखिए, यूरोप के अंदर, कहां पे, यूरोप के अंदर 14 से लेके 17वीं शताब्दी में, ये जो 300-400 वर्ष थे, 14 से लेके 17वीं शताब्दी में, याद रखना मैं बात सिर्फ यूरोप की कर रहा हूं, यूरोप में भी पश्चिमी इटली और उसके ऊपर के क्षेत्र, यूरोप में 14 से लेके 17वीं शताब्दी के अंदर कुछ ऐसे परिवर्तन आए थे। क्या आए थे, कुछ ऐसे परिवर्तन आए थे जिसके कारण लोगों ने, लोग उस समय कौन से जीवन में थे, मध्यकाल में, या फिर अंधकार का जो युग था उस अंधकार के युग में थे। उस अंधकार के युग से लोगों ने, परिवर्तन क्या था कि लोगों ने कैसे युग में प्रवेश किया, आधुनिक युग में प्रवेश किया, या आधुनिक जीवन शैली को अपनाया। कैसी जीवन शैली, आधुनिक जीवन शैली को। ये जो अंधकार या मध्यकाल से आधुनिक युग या जीवन शैली को अपनाने का जो पूर्ण रूप से परिवर्तन था 14 से 17वीं शताब्दी के यूरोप के अंदर, इसी परिवर्तन को हम आपके क्या कहते हैं, पुनर्जागरण कहते हैं। तो लोग पहले किस तरीके से थे और उस जीवन शैली को छोड़ के एक नई जीवन शैली को अपना लिया लोगों ने, जिसे हम आधुनिक जीवन शैली कहते हैं, आधुनिक युग कहते हैं, इसे पुनर्जागरण कहते हैं। अब आप लोग भी पुनर्जागरण के दौर के अंदर हो कि नहीं हो। ज्यादातर आप में से ग्रामीण इलाकों में रहते थे, किसी के माता पिता पहले या फिर दादा दादी, उनको छोड़ के आप लोग नगरों के अंदर आ गए, शिक्षा हासिल कर रहे हो। ये आपका क्या है, पुनर्जागरण नहीं है, एक नई जीवन शैली आपने अपना ली है, जिसमें आपके आजकल तो सोशल मीडिया वगैरह ये सारी चीजें भी है। तो ऐसी बहुत सारी बातें नगर शैली की है जो आपको पता है, और जब आप गांव में जाते हो तो कुछ लोगों को नहीं पता, तो आपको शायद उन पर हंसी आती होगी। शायद आपको लगता होता कि ये लोग इतने आकांक्षी नहीं है, ये लोग इतने एम्बिशियस नहीं है जितना हम सोच पा रहे हैं, जितना हम कर पा रहे हैं। क्यों, क्योंकि आप लोगों को ये ग्रामीण जीवन शैली, हम नगरीय जीवन शैली से आए, नगर में ये चीजें होती है, इस तरीके से होता है, हमारे ऐसे अधिकार होते हैं। ग्रामीण व्यक्ति को शायद इतना नहीं पता होगा। गांव वाला आदमी थोड़ा धर्म, भोपा, झटका इन पे ज्यादा काम करता होगा। हम डॉक्टर के पास ज्यादा जाते कि नहीं जाते। भाई कोई बीमारी होगी करके तो पहले तो डॉक्टर का इलाज करवाएंगे, नहीं हुआ तो फिर देखेंगे, फिर कहीं दिमाग में आएगा कि शायद इससे नहीं हो रहा तो कोई मंदिर वंदिर कहीं पे, या फिर कोई मस्जिद है या कोई दरगाह है, कहीं वहां चल लेते हैं। वो तब होगा जब बाद में, जब कोई ये चीजें काम नहीं करे। अगर मान लो ऐसे गांव में केस भी सुनने को आते हो तुम्हें कि भाई कोई आदमी था, पिछले कई महीनों से बीमार था, लेकिन घर वाले मंदिरों के या फिर मस्जिदों के या फिर दरगाह के चक्कर में घूमते रहे, लास्ट में पता मर गया, वो मर गया। तब रिपोर्ट आई करी कि उसको तो कोई ऐसी नॉर्मल बीमारी थी, अगर डॉक्टर के पास टाइम पे चले जाते तो उसको कुछ भी नहीं होता। तो ऐसी चीजें सुनने में दी, तो हम कहते हैं ये ग्रामीण शैली है, अंधविश्वासों से भरी हुई। लेकिन हम अंधविश्वासों से काफी हद तक निकल चुके हैं, बाकी बचा हुआ वो आगे निकल लेंगे। तो ये परिवर्तन जो है, जो आप महसूस कर पा रहे हो, ऐसा ही कुछ परिवर्तन किसने महसूस किया था, यूरोप ने महसूस किया था। अंधकार या मध्यकाल के युग के यूरोप को अगर देखोगे तो सबसे पहले तो वहां का समाज किस तरीके का था, सामंतवादी समाज। हमने पूरा सामंतवाद पढ़ा हुआ है, कैसे समाज के तीन वर्गीकरण, के तीन ही वर्गीकरण, और कोई वर्गीकरण है ही नहीं, चौथा कुछ है ही नहीं। तीसरा वर्ग कृषक वर्ग ही है, कोई कलाकार वर्ग नहीं, कोई वास्तुकला का वर्ग नहीं, कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कृषक वर्ग। सामंतवादी समाज हुआ करता था पूर्ण रूप से। ये एक ऐसा समाज हुआ करता था जिसमें पूर्ण रूप से वर्चस्व किसका होता था, चर्च का वर्चस्व। और चर्च का वर्चस्व किन किन क्षेत्र पे था, व्यक्ति के जीवन के ऊपर पूर्ण रूप से था। अगर आप कला की बात करें तो इस क्षेत्र के अंदर भी चर्च का पूरा वर्चस्व हुआ करता था। ये सारी चीजें जितने आयाम जीवन के ले सकते हो, तो सब कुछ चर्च ने जकड़ रखा था पूरा। एक चीज ये थी, सामंतवाद हो गया, चर्च का मामला हो गया। तीसरी चीज ऐसी थी कि यहां पर विज्ञान का अभाव था। यहां विज्ञान का अर्थ यह हो गया कि जो भी विषय आज हम पढ़ रहे हैं, जिनके ऊपर हम खोजबीन कर रहे हैं, अनुसंधान कर रहे हैं, जैसे मोदी जी ने भी कहा था ना, जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान। जय विज्ञान, विज्ञान का अनुसंधान, क्योंकि विज्ञान में ही अनुसंधान होते हैं।
अनुसंधान या रिसर्च करके ही हम हर चीज का पता लगा सकते हैं। हमारे इतिहास का भी पता हम उसी से ही लगा सकते हैं, या कोई भी विषय। तो अनुसंधान के बिना मामला नहीं। जो देश रिसर्च पे जितना पैसा लगाता है वो उतना ही आगे है। जापान इसीलिए आगे है हमसे, क्योंकि सबसे ज्यादा पैसा उनका रिसर्च एंड मेथोडोलॉजी के अंदर खर्च होता है। और हमारे यहाँ रिसर्च का मामला मैक्सिमम लोग फर्जीवाड़े से ही करते हैं रिसर्च के काम। लेकिन कई लोग ऐसे भी है जो करते भी है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन यही रिसर्च के पैसे आते करते उनको खा जाते हैं, कर लेते हैं, या फिर अलॉट ही नहीं होते पैसे। हमारी शिक्षा की जो मामला है, जैसे कि एजुकेशन का जब सिस्टम होता है, जैसे कि लाख रुपए शिक्षा बजट में आए, तो उसमें से बाकी देश क्या करते हैं कि लाख रुपए में से 50,000 रुपए रिसर्च पे खर्च करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे हम लाख रुपए में से 5,000 या 10,000 रुपए ही खर्च कर पाते हैं। कारण क्योंकि अभी तक इतने संसाधन हमारे पास में है नहीं कि हम रिसर्च के ऊपर पैसा खर्च कर पाए। रिसर्च के भी कुछ ही टीम्स है, आईआईटी के कुछ ले लो, एम्स के कुछ ले लो, बस यहीं तक सीमित है रिसर्च का मामला। एम्स में मैक्सिमम रिसर्च होती है, और हमारे देश में अगर एम्स में कोई केस बाहर निकल गया तो गया, फिर तो क्या ही करेंगे। तो अनुसंधान जरूरी है। तो यहाँ पे विज्ञान का अभाव था पूर्ण रूप से। लोग पूर्ण रूप से अंधविश्वास से घिरे हुए थे। अंधविश्वास किसका था? चर्च का पूरा अंधविश्वास था। जो बातें यहाँ पे चर्च कहता था, वो बातें सारी की सारी कैसी होती थी? परलौकिक। परलौकिक मतलब जिस लोग को हमने देखा ही नहीं कभी। इस तरीके का अंधकार का इनका जीवन हुआ करता था। यानी कि इस जीवन के अंदर सबसे ज्यादा वर्चस्व किसका हुआ करता था? धर्मवाद का वर्चस्व था। ऐसा एक समाज था जिस समाज के, और अर्थव्यवस्थाएं अगर इस समाज की देखोगे आप, तो पूर्ण रूप से ज्यादातर अर्थव्यवस्थाएं आपको यहाँ की कैसी दिखेगी? ग्रामीण। ग्रामीण अर्थव्यवस्था, कोई बहुत बड़े व्यापारिक केंद्र नगर वगैरह कुछ नहीं थे। ये मामला था आपके 9वीं से 13वीं शताब्दी तक के मध्य का, मध्यकाल के समय का ही बात है। 9 से 13वीं शताब्दी के अंदर इस तरीके से था। अब यहां से इस जीवन शैली पे आते हैं। क्या हुआ? सामंतवाद को धीरे धीरे समाप्त करके हमने किसके निर्माण किए? आपके नगर राज्य के, या फिर आपके किसके? राष्ट्र राज्य के। हम गणतंत्र, लोकतंत्र, इन विचारधाराओं के ऊपर आए, नागरिक के ऊपर आए, अधिकारों के ऊपर आए। ये सब चीजें हमने कहा कि यहाँ पे, तो यहाँ पर अधिकारों की बात की हमने, व्यक्ति के अधिकार, स्वतंत्रता, स्वाधीनता, फ्रीडम, लिबर्टी, ये सब चीजें यहाँ पर आई। चर्च का जो वर्चस्व था, इसको धीरे धीरे करके हमने खत्म किया। खत्म करके हमने एक नया तर्क दिया, और वो तर्क कहां से आता था? पूर्ण रूप से विज्ञान का तर्क होता था, वैज्ञानिक तर्क। वैज्ञानिक तर्क में हम क्या करते थे? नए अनुसंधान करते थे, और अनुसंधान से पता लगाते थे आपके कि क्या सही है या क्या गलत है। धर्म कह रहा है वो सारी बातें सही नहीं हो सकती है, ये करने लगे हम। ये जो जीवन शैली ग्रामीण थी, ये जीवन शैली कैसी होगी? आपके नगरों की जीवन शैली होगी। लोग, नगर की जीवन शैली कैसी होगी भैया? तो लोग किस चीज से भरे हुए होंगे? सबसे पहले भौतिकवाद। भौतिकवाद में समझते हो? भौतिक वस्तुओं से प्रेम। आपको आईफोन गिफ्ट कर दूं 15, लोगे कि नहीं लोगे? लेंगे, इतना प्रेम है। फिर सब जगह फोटो और डालेंगे कि मेरे पास आईफोन 15 है। गाड़ियां कोई दे दे घर वाले आपको, तो बड़ा चढ़ा के गाड़ियां उड़ाओगे, मेरे पास गाड़ी है, क्योंकि भौतिक वस्तु से प्रेम बहुत ज्यादा हो गया। तो लोग भौतिकवादी ज्यादा हो गए। जब व्यक्ति भौतिकवादी ज्यादा हो जाता है, तो धर्म के मामले में थोड़ा क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो धर्म का मामला उतना उसका रहता नहीं है, तो उसको पैसे से, उन चीजों से ज्यादा प्रेम रहता है। पैसे तो प्रेम रहता ही रहता है, और भी चीजें हुई। हमने यहाँ पर जो कला के ऊपर पाबंदियां लगाई थी, कला या फिर आपके वास्तुकला, चित्रकला, जितनी भी कलाएं होती, वो इन सब के ऊपर मामला समाप्त किया, और ये लोग भी धीरे धीरे क्या होने लगे? आपके स्वतंत्र होने लगे। और कला का तो आज के समय में इतना ज्यादा वर्चस्व, जो व्यक्ति कलाकारी है ना, वो कहीं से भी कोई भी जुगाड़ कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, बस उसमें कला होनी चाहिए किसी चीज को करने की। तो हम इसीलिए स्किल ओरिएंटेड प्रोग्राम, लखपति दीदी की एक योजना बताई थी मैंने आपको, उसमें ये होता है कि स्किल ओरिएंटेड प्रोग्राम महिलाओं को सिखाना। जैसे टेलर का काम कर लिया महिलाओं ने, ड्रोन संचालन, कंप्यूटर की बेसिक शिक्षा हासिल कर ली, ऐसे काम, आंगनबाड़ी के काम। तो महिलाएं के ऐसे छोटे छोटे काम सीखे जिससे स्किल जनरेट करे, उससे पैसा कमा सके, तो कला को अपनी विकसित कर सके। कुछ जीवन जन्म से होती है, कुछ बाद में विकसित भी की जा सकती है। तो वास्तु कला स्वतंत्र, ये और स्वतंत्र हो गए, धर्म के प्रभाव से मुक्त होने लगे। परलोक की जगह हम किसकी बात करने लगे? आपके इहलोक की, या फिर इहलोकवाद कहते हैं इसको। यानी कि इस जगत में क्या है भैया, इसको देखो, बाकी चीजों को तुम छोड़ो। तो ये जो जीवन शैली थी, ये जीवन शैली, क्या इन दोनों में कोई अंतर है कि नहीं है? यहां पर हमने बहुत बड़े स्तर पर व्यापार शुरू कर दिए, वाणिज्य शुरू कर दिए। अब ये सब चीजें जब हुई, तो ये जो परिवर्तन जब हुआ ना, इस आधुनिक युग में रहने वाले जो लोग थे, उनमें जो दार्शनिक थे, जो इतिहासकार थे, राजनीतिकविद थे, उन्होंने खुद ने देखा कि भाई आज जो हम जीवन जी रहे हैं,
ये क्या हमेशा से ऐसा था? तो उन्होंने जब पुरानी किताबें खंगाली तब देखा कि नहीं, पहले तो इस तरीके का था। फिर यहां से 500-600 साल हमें लगे और हम यहां तक पहुंचे, और उन्होंने फिर लगाया कि इसके पीछे के कारण क्या थे। तो कारण जो मैंने अगले पार्ट, अभी पार्ट के तीसरे चौथे पॉइंट में आपको लिखा है, इटली में नगरों का पुनरुत्थान होना, विश्वविद्यालय खुलना, मानवतावादी की सोच आना, फिर उसमें बौद्धिक धर्म का योगदान देना, विज्ञान के पुनः अनुसंधान करना, ऐसे कई सारे कारण इनके बीच में जिम्मेदार हुए थे। और ये जो पूरा परिवर्तन है, जो यहाँ से यहाँ तक का पूरा सफर है, इसी सफर को हम आपके क्या कहते हैं, पुनर्जागरण कहते हैं, या फिर रेनेसां कहते हैं इस पूरे सफर को। तो ध्यान रखना, इस पूर्ण सफर को पुनर्जागरण कहा जाता है, कि जहां हमने मध्य काल से लेकर आधुनिक काल में प्रवेश किया। आई बात समझ में? ये तो हो गया पुनर्जागरण की बात।